प्यारे बच्चों, गाउस की प्रमेय में अब हमारा टॉपिक विद्युत फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे समझिए ये क्या चीज़ है। और इस चैप्टर में, गाउस की प्रमेय वाले चैप्टर में, विद्युत फ्लक्स बार बार रिपीट होगा। गाउस की प्रमेय तथा गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में विद्युत फ्लक्स ही हम हर बार कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो कृपया से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। देखिए, अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र है, धन आवेश इधर है, ऋण आवेश इधर है, और इस विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा है। इस प्रकार से एक पृष्ठ रख दिया हमने, तो इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी, उनकी कुल संख्या विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है। यह आप सबको पता है कि जब भी कोई विद्युत क्षेत्र है तो उस विद्युत क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बल रेखाएं होंगी, और यदि उन बल रेखाओं के बीच में हमने कोई पृष्ठ रखा है तो इस पृष्ठ से जितनी भी लंबवत बल रेखाएं गुजरेंगी, वही इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसकी परिभाषा दोबारा ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये पृष्ठ है, मान लीजिए इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ds है, और विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है जिधर तीर आपको दिखाए गए हैं। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ ये रखा है, तो इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी और उन बल रेखाओं की जो कुल संख्या होगी वह विद्युत फ्लक्स होगी। जैसे इस समय 1 2 3 4 5 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मान 5 होगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स आप समझ गए होंगे। अभी देखिए, विद्युत फ्लक्स जो फाई है वो एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। फाई निर्भर करता है ई पर, और फाई निर्भर करता है पृष्ठ के क्षेत्रफल ds पर। इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर निर्भर करता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबलता या विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, ई स्ट्रॉन्ग होता है, ई का मान बड़ा होता है, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है। समझ गए होंगे। यदि ई का मान बढ़ता है, ई स्ट्रॉन्ग होता है, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है, मतलब उनके बीच जो विद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी है, घनत्व है, वो बढ़ता है। जैसे ये एक बल रेखा और यहाँ से निकलने लग जाएगी, एक और निकलने लग जाएगी, एक इस प्रकार से अगर ई का मान बढ़ेगा तो ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब दो बल रेखाओं के बीच में अंतर कम हो जाएगा, उनके घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, घनापन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार फाई का मान ई पर निर्भर करता है। तो जो पहले हमारी फ्लक्स 5 था, अब उसका मान बढ़ जाएगा। देखिए अब कितनी बल रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो अब फाई का मान कितना हो जाएगा, 13। कहने का मतलब यदि ई बढ़ेगा, ई स्ट्रॉन्ग होगा, विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, तो फाई का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा, पहले ये क्षेत्रफल ds छोटा है, इसी का मान अगर हमने बढ़ा दिया तो अब जो अन्य बल रेखाएं हैं वो भी इससे गुजरने लग जाएंगी, तो तब भी बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, विद्युत फ्लक्स देखिए, इसका फॉर्मूला फाई इजिकल टू ई ds होता है। इस प्रकार हम इसको विद्युत फ्लक्स को ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात क्या है, जो कि मैं ऊपर भी बताया, कि विद्युत बल रेखाओं का लंबवत घटक इसमें लेते हैं।
तो लंबवत घटक लेने के लिए हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको इसे समझाएंगे। मान लीजिए ये एक पृष्ठ है और ये पृष्ठ का वही जो क्षेत्रफल है वो ds है और आपको पता है कि भैया जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो लंबवत बाहर की ओर होती है। तो मान लीजिए ये ds वेक्टर की दिशा है, ठीक है। अब इससे जो वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, अब जो वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, मान लो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, समझ गए होंगे। अब आपको ये जो दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिख रही है, यह इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत नहीं है। ये इस पृष्ठ से तो गुजर रहा है लेकिन लंबवत नहीं गुजर रहा है। तो ये क्या, ये वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स बनाएगा? नहीं बनाएगा। इस वैद्युत क्षेत्र का जो लंबवत घटक होगा वह फ्लक्स का निर्माण करेगा। अब देखिए इस वैद्युत क्षेत्र को यदि मैं दो घटकों में डिवाइड करूं तो एक घटक मान लो ये एंगल थीटा है, तो एक घटक ये जिसको ई कॉस थीटा कहेंगे और दूसरा घटक ये ई साइन थीटा होगा। इस वैद्युत क्षेत्र का जो लंबवत घटक हुआ वो कौन सा घटक हुआ, ई कॉस थीटा। तो इस प्रकार हमें क्या देखने को मिला कि जो वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ से गुजर रहा है वो पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र जो है वह आपका कंसाइडर नहीं होगा। केवल उस वैद्युत क्षेत्र का जो लंबवत घटक है वही कंसाइडर होगा, फ्लक्स निर्माण में वही सहायता करेगा। तो इस प्रकार हमारा जो फाई का मान मिलता है वो मिलता है ई कॉस थीटा और साथ में कितना आएगा, ds। देखिए छोटा पार्सन है ds, तो ये जो फाई होगा वो डी फाई होगा ना। जब क्षेत्रफल छोटा है ds है तो उससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी डी फाई गुजरेगा। तो इस प्रकार हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलता है क्या, डी फाई इजिकल टू ई कॉस थीटा इंटू ds। और आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यदि इस प्रकार से आपको कोई मिले ई ds cos थीटा इसको लिख सकते हैं, और ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b को भी रिप्रेजेंट करता है ए बी cos थीटा। तो इसको डी फाई को हम वेक्टर e डॉट ds वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो डी फाई मतलब जो फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट होता है। और आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कैसी, हमेशा एक अदिश राशि को उत्पन्न करता है। तो ये जो डी फाई मतलब फ्लक्स है, ये किस प्रकार की राशि मिलेगी आपको, अदिश राशि मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना है, वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है आपको ध्यान होना चाहिए, इससे पहले हमने पढ़ रखा है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और क्षेत्रफल ds का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ये भी इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में, हमेशा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया कि वैद्युत फ्लक्स लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है किसी भी पृष्ठ से, ठीक है। अब इसके बेस पे एक मैं आपको एक दो सवाल कुछ अभी समझाता हूँ। तो पहला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास सपोज एक पृष्ठ दिया हुआ है, इस प्रकार का पृष्ठ है ये, और ये पृष्ठ कुछ टेढ़ा है। टेढ़ा मतलब देखिए इस प्रकार से है, जैसे ये इस प्रकार से, ये टेढ़ा मतलब बिल्कुल सीधा रखा हुआ है ये है। और इस पृष्ठ का मान लीजिए एक भाग की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है और एक भाग की लंबाई 2 सेंटीमीटर मान लिया हमने दी हुई है। और इस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये गई फिर ऐसे निकल गई, इधर से आई इधर को निकल गई, इधर से आई इधर निकल गई, ये बल रेखाओं की संख्या। ये बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं। अब आपको बताना है कि इस पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्लक्स का आपका फॉर्मूला है फाई इजिकल टू ई ए कॉस थीटा बोल दो या ई डी एस कॉस थीटा बोल देते हैं। और जो ये कॉस थीटा है ये एंगल थीटा ई और डी एस के बीच बनने वाला कोण है।
डी एस ये क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और इस क्षेत्रफल की दिशा मैंने बताया था आपको हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगी। तो देखिए मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से रखा है, ठीक है। ये मेरा एक पृष्ठ बताया और ये पृष्ठ इस प्रकार से रखा है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इस प्रकार से लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। सेम उसी दिशा में होगी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। तो ई विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये जो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल मान लीजिए डी एस वेक्टर है उसकी दिशा दोनों बाहर की तरफ है। दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं फाई इजिकल टू ई का मान तो नहीं दिया हुआ है, ई लिख दिया, डी एस का मान मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो 3 गुणा 2 और इनके बीच जो एंगल बन रहा है कॉस 0 डिग्री बन रहा है। कॉस 0 का मान आपको पता है कितना होता है बच्चों, कॉस 0 का मान, कॉस 0 के मान से आप एक इसमें लिखोगे तो ई इंटू 3 दूनी 6 गुणा 1 तो 6e फाई का मान आपका निकल गया। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि ये जो पृष्ठ है वो पृष्ठ इस प्रकार से अगर रखा है तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो इस प्रकार लंबवत बाहर की ओर होगी और क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण थीटा बन रहा है वो 0 डिग्री है, ठीक है। अभी इसी को ही हम दूसरे सवाल में समझेंगे, लेकिन अब वह पृष्ठ हमने इस प्रकार से खड़ा न रखकर ऐसे लेटा दिया। अब सपोज इस प्रकार का हमारा पृष्ठ है जो कि ऐसे रखा हुआ है और ये पृष्ठ की भी वही है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। अब ये पृष्ठ ऐसे खड़ा न रख कर अब इस पृष्ठ को हमने इस प्रकार से लेटा हुआ रखा हुआ है और इसमें विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र का मान हो गया। अब देखिए जब पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है तो इससे इसके जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो ऐसे ऊपर की ओर होगी, लंबवत ऊपर की ओर होगी, ये आपको पता है। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो यह है और विद्युत नहीं इसके क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर है, तो ई और डी एस के बीच में अब 90 डिग्री का कोण आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार फाई का मान हमारा ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि ऐसी स्थिति में इससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। समझ गए होंगे, विद्युत फ्लक्स का मतलब है जो कि बिल्कुल बीच से गुजरे, उसके बीचों बीच से उसमें से होकर गुजरे, ना कि उससे सटकर होकर गुजरे। समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही एक तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। मैंने अभी बताया आपको जो एंगल थीटा है वो किस किस के बीच का कोण है, आपको इस न्यूमेरिकल से आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको ये न्यूमेरिकल मान लीजिए एक सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल में ये विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। ये सर्किल है, इस सर्किल की रेडियस मान ली r है और रेडियस और इसके बीच किसके विद्युत क्षेत्र के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, मान लिया 30 डिग्री का कोण बन रहा है और पूछा हुआ है कि इस सर्किल से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ज्ञात कीजिए, फाई को निकालिए। तो फाई आप कैसे निकालेंगे, देखिए फाई के लिए वही काम करना है, फाई इजिकल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब हमने देखना है ई की वैल्यू ये है, डी एस मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको सर्किल दिया हुआ है, सर्किल का क्षेत्रफल यदि रेडियस r है तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर, तो e और पाई आर स्क्वायर हमने नोट कर लिया और इन e और ds के बीच कोण। अभी ds की दिशा हमने नहीं कैलकुलेट करी है, आपको पता है सर्किल है ऐसे लेटा हुआ है और जब लेटा हुआ है तो इसमें ds का जो होगा, जो इसके क्षेत्रफल की दिशा होगी वो ऐसे लंबवत ऊपर की ओर होगी। अब लंबवत ऊपर की ओर होगी तो मान लीजिए ये क्षेत्रफल की दिशा है ds। अब E और DS के बीच का कोण, ये कोण हमें यहाँ ज्ञात करना है। अगर आप 30 डिग्री ये लिख दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, हमें ये कोण ज्ञात करना और ये कोण आप आसानी से 90 में से 30 घटा के 60 डिग्री कैलकुलेट कर लोगे। तो E इंटू पाई आर स्क्वायर और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 के अनुसार इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई आर स्क्वायर E/2।
तो ये फ्लक्स आपका इसमें से होकर गुजरेगा। आप समझ गए होंगे ये सवाल मैंने आपको क्यों समझाया, जिससे आपको पता चले ये जो थीटा है ये थीटा ई और डी एस के बीच बनने वाला कोण है। ऐसे ही नहीं आपको कहीं पे भी एंगल दिखे और आप केवल वो लिख दें तो आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ई और डी एस के बीच का कोण देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक न्यूमेरिक 3D आकार की वस्तुओं का करते हैं एक न्यूमेरिकल। इसमें देखिए ये आपको 3D मतलब 3 डायमेंशन एक सरफेस XYZ सरफेस दिया हुआ है और इस सरफेस में मान लिया आपका एक घन रखा हुआ है। तो एक घन का निर्माण मैं कर रहा हूँ। देखिए ये हो गया इस प्रकार, ये हो गया और ये आपका घन XY प्लेन में एक घन रखा हुआ है और इस घन की मान लिया प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हमें दी हुई है। ठीक है, और अब हमें इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ज्ञात करना है कि इस घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, जबकि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा धन x अक्ष की ओर दी हुई है। विद्युत क्षेत्र E है और इसका मान E0 दिया हुआ है और इसकी दिशा I कैप मतलब x अक्ष की ओर दी हुई है। I कैप देख के घबराना नहीं है, केवल दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और इसके परिमाण E0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की तरफ दी हुई है और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक घन दिया हुआ है और इस घन से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। ठीक है, तो देखिए जब 3D आकार की वस्तु है तो आपको पता है कि भैया प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। ये पृष्ठ 1 हो गया, ये पृष्ठ हमने मान लिया 2 हो गया, ये एक पृष्ठ नीचे वाला ये 3 हो गया और एक ऊपर वाला पृष्ठ 4 हो गया और ये जो सामने वाला पृष्ठ है एक 5वां पृष्ठ हो गया और एक पीछे 6ठा पृष्ठ ये बैक साइड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, इस प्रकार इन 6 पृष्ठों से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को निकाल देंगे और फिर उन सबको जोड़कर हमें इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पृष्ठ नंबर 1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। पृष्ठ 1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखिए वही है फॉर्मूला फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, ई और डी एस के बीच बनने वाला कोण। आपको पता है ई की डायरेक्शन ये है, हमेशा ई की डायरेक्शन ऊपर से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में दी हुई है और ये पृष्ठ है, पृष्ठ नंबर 1 ये दिख रहा है आपको। इस पृष्ठ की जो दिशा होगी वो आपको पता है लंबवत बाहर की ओर मतलब इस डायरेक्शन में होगी। ये ऐसे बाहर की ओर दिख रही है, तो ई की डायरेक्शन वो डी एस की डायरेक्शन ये हो गई, ई की डायरेक्शन ये हो गई, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो फाई 1 कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू देखिए डी एस मतलब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि आप देखें तो एक भुजा ए है तो सारी भुजा ए होंगी, क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा और ई की वैल्यू आपको दी हुई है E0 के बराबर दी हुई है। तो फाई 1 का मान हो जाएगा E0 इंटू ए स्क्वायर और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो आपका कितना आ जाएगा -E0 ए स्क्वायर। तो हमारा पहला फ्लक्स फाई 1 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। फाई 1 हमारा -E0 ए स्क्वायर हो गया। अभी दूसरा पृष्ठ देखिए, ये वाला हमने दूसरा पृष्ठ माना है। इस दूसरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा फाई 2। तो आप देखिए ये दूसरा पृष्ठ है, इसकी दिशा वही है, ऐसी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी और ई की दिशा के ही समान है। मतलब ई और डी एस के बीच अब बनने वाला कोण 0 डिग्री है। तो फाई 2 बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 ही होती है, तो कितना E0 ये है, इसका भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो E0 ए स्क्वायर ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अभी तीसरा देखिए नीचे वाला पोर्शन है, तीसरा ये वाला पोर्शन माना था तीसरा। तो इस तीसरे पोर्शन में विद्युत जो इसके क्षेत्रफल की दिशा होगी वो लंबवत नीचे की ओर होगी।
नीचे मतलब इस डायरेक्शन में, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो φ3 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। इसी प्रकार चौथा, ये पीछे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पीछे वाले पोर्शन की जो दिशा होगी वो भी लंबवत बाहर की ओर होगी, मतलब बाहर। इस प्रकार से अगर ये पृष्ठ है ऐसा, तो इसके पीछे वाला पोर्शन ये आया और इसकी दिशा ऐसे लंबवत बाहर की ओर होगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो φ4 भी 0 डिग्री हो गया। इस प्रकार आप φ5 निकालेंगे। 5 पृष्ठ मतलब ये सामने वाला पृष्ठ, अगर ये पृष्ठ देखें तो ये सामने वाला, इस प्रकार इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और ये भी किससे विद्युत, ये इसकी दिशा होगी किसकी, इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में 90 अंश का कोण दोनों डायरेक्शन में बन रहा है, 5 में भी और 5 6 में भी। ऊपर वाली डायरेक्शन में ऐसे होगी तो सब में 90 अंश का कोण बनेगा, तो बाकी सारे cos 90 के कारण φ3 φ4 φ5 φ6 ये सब 0 हो जाएंगे। आप खुद स्वयं करके देख सकते हैं। आपको ये बताया है कि जब भी इस प्रकार के पृष्ठ होते हैं तो इन पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो 90 डिग्री होती है, मतलब बाहर की ओर लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा के बीच कोण देखें तो इन सब पोजीशन में उन φ3 से लेकर φ6 के बीच जितने भी एंगल बनेंगे सब 90 डिग्री बनेंगे, और 90 डिग्री बनने के कारण इनमें जो फ्लक्स गुजरेगा वो 0 डिग्री गुजरेगा। अब हमसे पूछा गया टोटल कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो देखिए एक फ्लक्स φ1 ये था, φ2 ये था, φ3 φ4 φ5 φ6 ये है, बाकी सारी चीज़ 0 है। φ1 और φ2 की वैल्यू है दी हुई है, तो φ1 की वैल्यू दी हुई है E0 a² और φ2 की वैल्यू दी है प्लस का E0 a², और बाकी सारी चीज़ 0 ही दी गई है, +0 +0 +0 +0। इस प्रकार 6 के 6 पृष्ठों की हमने वैल्यू लिख दी। अब ये भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, दोनों समान है, चिन्ह विपरीत है तो ये भी कट जाएगा, तो गुजरने वाला टोटल जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये 3D आकृति है, और इस 3D आकृति से यदि हम टोटल फ्लक्स निकालें तो प्रत्येक पृष्ठ को से गुजरने वाले फ्लक्स को अलग अलग जोड़ा। अलग अलग जोड़ने के पश्चात हमें φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 φ6 की वैल्यू प्राप्त हुई, और उन सबको जोड़ के टोटल वैल्यू 5 जो कि 0 प्राप्त हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सवाल 3D का और करेंगे। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अब वही XYZ प्लेन है, और XY प्लेन पे एक हमें क्या दिया हुआ है, ये बेलन दिया हुआ है, और इस बेलन में विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है E, जिसका मान E0 है, और दिशा i कैप मतलब x अक्ष की धनात्मक दिशा में दी हुई है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इससे गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, फाई का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें भी वही है, पहले प्रत्येक पृष्ठ में अलग अलग फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे और फिर उनको सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, मैंने आपको उसमें बताया भी था जब हमने क्षेत्रफल सदिश पढ़ा था, तो 3 पृष्ठ एक बेलन के होते हैं। एक पृष्ठ ये हो गया पृष्ठ नंबर 1, एक पृष्ठ ये हो गया पृष्ठ नंबर 2, और एक पृष्ठ ये हो गया जिसको कि वक्र पृष्ठ बोलते हैं, पृष्ठ नंबर 3। तो इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला अलग अलग विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे और फिर उनसे जोड़कर कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। तो फ्लक्स नंबर 1 से φ1, पृष्ठ नंबर 1 ये हो गया, इस वाले भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। φ1 बराबर कितना होता है, फॉर्मूला बताया था EdS cos थीटा। कॉस हो गया, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, इसकी जो दिशा होगी इस क्षेत्रफल की वो लंबवत बाहर की ओर ये हो गई, दोनों के बीच 180 अंश का कोण बन रहा है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 180। तो EdS cos 180, ई का मान आपको 180 E0 दिया हुआ है, ds का मान ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², रेडियस आपको r दी हुई है, इसकी भी रेडियस r दी हुई है, तो πr² cos 180 का मान -1 हो गया, तो कितना आ गया -E0 πr², ये वैल्यू आपकी आ गई। ऐसी φ2 से नहीं, पृष्ठ नंबर 2 से गुजरने वाला निकाल लीजिए φ2, तो φ2 बराबर कितना हो जाएगा EdS cos, अब इन देखिए ds की डायरेक्शन ये है और E की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, और E का मान E0 है, ds का मान आपको दिया हुआ है, ds का मान कितना दिया हुआ है आपको पता है कि वृत्त है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो r दी हुई है, तो πr² क्षेत्रफल हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आपका E0 πr² हो गया। ठीक है, अब देखिए φ3 मतलब वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो EdS cos
90 होगा। देखिए 90 क्यों होगा इसे समझिए। आपका वक्र पृष्ठ है, देखिए फील कीजिए आप पे कोई गोला क्या है, बेलन है, और उस बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, और वक्र पृष्ठ के जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा वक्र पृष्ठ के लंबवत, जैसे यहाँ पे देखें तो ऐसे बाहर की ओर होगी, इधर देखें तो ऐसे बाहर की ओर होगी, इधर देखें तो ऐसे ऊपर की तरफ होगी बाहर की ओर। मतलब प्रत्येक जो वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। इसलिए इसका मान कितना आ गया, cos 90। cos 90 आ गया तो cos 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 0 होती है। तो फाई 3 का मान 0 हो गया। कुल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इजिकल टू क्या कर देंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 कर देंगे। फाई 1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर, फाई 2 की वैल्यू प्लस ई नॉट पाई आर स्क्वायर दी हुई है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। तो इस प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे, को टोटल जो फ्लक्स गुजर रहा है वो 0 गुजर रहा है। तो इस प्रकार हमारे जो फ्लक्स गुजर रहा है, चाहे ये बेलन था, चाहे हमने पढ़ा था ये आपका घन पढ़ा था, इनसे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स 0 हो गया था। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने आपको फ्लक्स निकालना बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए समझिए। और क्योंकि अब हम गाउस की प्रमेय पढ़ेंगे और गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो हमें इसी प्रकार बार बार फ्लक्स कैलकुलेट करने हैं। तो फ्लक्स कैलकुलेट अगर आप इस प्रकार समझ गए तो आगे आप स्वयं फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने फ्लक्स को ही बार बार ज्ञात करना है। तो आज के लिए इतना ही, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए समझिए। धन्यवाद।